नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं डॉक्टर अमित सिंह, जेएनयू में पढ़ाते हैं। आप सभी इनसे सुपरिचित हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वैलोक जी। आज अपनी सुपरिचित शैली में, अपनी अदा में, अपने स्टाइल में मैंने ये वीडियो नहीं शुरू किया है, क्योंकि मैंने जानबूझकर पुतिन की खबरों में अपने आप को बहुत झोंका नहीं, बहुत अध्ययन नहीं किया। तो इसलिए नहीं किया कि एकदम एक एक्सपर्ट के मुंह से पूरी खबर भी सुनेंगे और उसके विश्लेषण भी सुनेंगे। अमित जी, शुरू से शुरू करते हैं। पुतिन आए, 1.5-2 दिन रहे, बड़ा तामझाम लगा, अच्छा अच्छा हुआ। प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। रूस की तरफ से क्या सिला मिला? देखिए क्योंकि ये जो पुतिन की यात्रा हुई वो इंडिया रशिया का जो एनुअल समिट है उसको मद्देनजर रखकर हुई है। और पुतिन इस बार भारत 4 साल के बाद आए हैं। हालांकि इससे पहले भी, क्योंकि एनुअल समिट है वो होता रहता है, और जब उनकी यात्रा खत्म हुई तो अगले साल का समिट जो कि रशिया में होगा उसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट भी किया है। तो भले ही पिछले 4 साल वो नहीं आए, उसके बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध ही क्यों ना हो या कई और सुरक्षा को लेके उनकी जो जिम्मेदारियां हैं अपने देश में, उस वजह से चलते नहीं आए। अदरवाइज ये एनुअल समिट हमेशा रेगुलर होता रहता है। और भारत का जो संबंध है रशिया के साथ वो कोई नया नहीं है, वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। क्योंकि रशिया ने हमेशा से ही, जब वो यूएसएसआर हुआ करता था, तो भारत को का हमेशा ही उसने समर्थन किया है। चाहे हम कश्मीर के मुद्दे की बात कर लें, वो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, जबकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। 1971 में हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया, उनको आजादी दिलाई। तो भारत के बाद सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय मुल्क रशिया था, यानी यूएसएसआर था, जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी। और अमेरिका उस समय भी चिल्ला रहा था कि भारत ने ये ठीक नहीं किया। उसके पश्चात 1974 में इंदिरा गांधी के टेन्योर में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। उस समय भी पाश्चात्य देशों ने बहुत ही उलझुल बका था, लेकिन यूएसएसआर भारत के पक्ष में खड़ा था। और तब से और उसके बाद ही भारत का परमाणु समझौता सबसे पहले रशिया के साथ यानी यूएसएसआर के साथ ही हुआ। और हमेशा से ही यूएसएसआर ने या रशिया ने भारत को परमाणु मुद्दे पर हमेशा ही समर्थन किया है। 1998 में भी जब भारत ने वाजपेयी जी के टेन्योर में अनाउंस किया कि भारत अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, क्योंकि 74 में भारत ने बोला था कि हमने परमाणु का परीक्षण तो किया है, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से या शांति के कार्यों में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। 1998 में हमने बोला कि हमने अब परमाणु बम बना लिया है। और आपको पता ही है कि पूरे पाश्चात्य विश्व ने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। और उस घड़ी में भी रशिया भारत के साथ खड़ा था और भारत को हर मुद्दे पर वो समर्थन कर रहा था। हमने अमेरिका के साथ 2008 में परमाणु संधि की, और उसके बाद भी ये बोला गया कि हाँ, भारत का अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक संबंध है। ये 2008-2009 की बात है, जबकि करीब 2000 में, क्योंकि 1970 में हमने पहली ट्रीटी एक तरह से साइन की थी, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड फ्रेंडशिप यूएसएसआर के साथ। हालांकि उससे पहले भी हम बात करें तो क्रुश्चेव भी भारत आए, या फिर लाल बहादुर शास्त्री या कई और सरीखे नेता भी वहां गए। और शास्त्री जी के साथ जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट था या गलत था। लेकिन सन 2000 में ही वाजपेयी जी के टेन्योर के आसपास
हम लोगों ने रशिया के साथ सामरिक समझौता किया और हम लोग स्ट्रैटेजिक पार्टनर, स्ट्रैटेजिक एलाई बने। और अब लगभग 25 साल हो चुके हैं इस बात को। तो ये बोलना बिल्कुल सही होगा कि भारत और रशिया के जो संबंध हैं उनका स्तर बहुत ऊपर है और दोनों एक रिलायबल पार्टनर है, एक दूसरे पर विश्वास करके चलते हैं, क्योंकि हमेशा ही क्रूशियल समय पर दोनों ही मुल्कों ने एक दूसरे का साथ दिया है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रशिया भारत के साथ खड़ा होता है, यहाँ तक कि भारत की तारीफ करता है। और हम राज कपूर का जो गाना था सर पे लाल टोपी रूसी, तो वो लगभग उस नॉस्टैल्जिया में रशिया के लोग आज भी जीते हैं। बॉलीवुड और जी आजकल के भी नए नए हीरो राज कपूर के अलावा, यहाँ तक कि अगर मिथुन चक्रवर्ती जी की बात करें, इसके अलावा शाहरुख खान भी फेमस है। रशिया के काफी सारे लोग व्यापार के लिए भारत आते हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी काम करते हैं। हमारे लोग भी पढ़ने लिखने और कई सारी चीजों के लिए जाते हैं। जी। जी। और अक्सर हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसी यूएसएसआर के टूटे हुए जो कुछ देश हैं, जैसे यूक्रेन भी उनमें से एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था, जो युद्ध के बाद अब वहाँ स्थितियां बदल गई हैं। वैसे ही बाकी जो देश बने थे वहाँ भी बहुत, चूंकि वो भारतीय हिसाब से भी सस्ता और मुफीद पड़ता है। बहरहाल मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये भी नहीं है कि रशिया हमारा दोस्त रहा है सब कुछ, लेकिन इसी रूस ने, इसी केजीबी ने पूरी की पूरी सरकार को भी खरीदने का दावा किया हुआ है। प्रोकिन आर्काइव्स हैं और तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जिसे कहा जाए तो रशिया पीठ में घाव करने वाला देश नहीं रहा है और इतना काफी है। उसने आपका अगर कभी भला नहीं भी चाहा तो बुरा चाहने वाला नहीं रहा है। उसने कभी अपने टैंक की आपको धमकी नहीं दी, कभी उसने अपना युद्ध पोत आपके दरवाजे तक नहीं खड़ा कर दिया। और ये एक दूसरा आयाम है जिस पर हम लोग बात करेंगे डॉक्टर अमित आपसे। लेकिन फिलहाल इतना कि इतिहास आपने बताया, हम ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, तो चलिए सब हमने मान लिया। अभी के इस मीटिंग में क्या हुआ, क्योंकि भारत ने तो सारी चीजें की, एक तरह से प्रधानमंत्री ने खुद प्रोटोकॉल तोड़ दिया है। राष्ट्रपति जी ने जो भोज दिया उसका, उसकी भव्यता हमने देखी, उसमें कांग्रेस के शशि थरूर भी गए। ये भी बताइएगा, इस एंगल को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा भी जो दो तीन संकेत जो आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, जैसे जिस गाड़ी में बैठे वो ना अमेरिकन थी ना यूरोपियन थी, टोयोटा में बैठे, तो मतलब वो जापानीज थी और बहुत सामान्य सी गाड़ी थी। जितने बैनर्स लगे वो इंडो, मतलब या तो हिंदी में थे या रशियन में थे, अंग्रेजी में नहीं थे। ये एक बड़ा संकेत था। और कदम कदम पर पुतिन को जिस तरह से, या पुतिन ने एकमात्र जो इंटरव्यू दिया वो हिंदी में दिया और फिर रशियन में, दोनों बोले भी तो हिंदी या रशियन। ये सब क्या डेलिबरेट अटेम्प्ट था या बस हो गया? हालांकि राजनीति में कुछ भी बस हो गया तो नहीं होता है। तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट क्यों था? क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या भारत और रूस अब खुलकर अमेरिका और यूरोप के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहे हैं? ना वही मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि दोनों स्ट्रैटेजिक अलाई हैं। एक समय था कि भारत के लग 80% से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से आते थे। धीरे धीरे भारत ने थोड़ा सा डिपेंडेंसी रशिया से कम किया है और हम लोग और मुल्कों की तरफ भी बढ़े हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एक अंतरराष्ट्रीय प्रेशर कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। और पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन 11 साल में उन्होंने भी बहुत कुछ अर्न किया है, एक रेपो अर्न की है। और जिसकी वजह से हर अंतरराष्ट्रीय नेता, बड़े मुल्कों का नेता
जब भी मोदी जी की बात होती है तो वो बोलता है कि मोदी इज माई क्लोज फ्रेंड और गुड फ्रेंड। तो पुतिन के साथ भी नरेंद्र मोदी जी का कुछ यही नाता है, क्योंकि एससीओ का जब मीटिंग हुआ था तो पुतिन उस मीटिंग के बाद करीब 10 मिनट तक अपनी गाड़ी में बैठे रहे। उन्होंने मोदी जी का इंतजार किया और उसके बाद मोदी जी उनकी गाड़ी में ही बैठकर जाते हैं और उस समय ये बात होती है। और जब पुतिन ने भी प्रोटोकॉल तोड़े हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी का प्रोटोकॉल तोड़ना बड़ी ही लाजमी सी बात है कि उन्होंने भी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपनी अच्छी दोस्ती का इजहार करते हुए वो खुद उनको रिसीव करने गए और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। ये जो पूरा का पूरा विजिट हुआ है वो बिल्कुल स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग का मसला है ही, जो पूरे विश्व को ये जताने की कोशिश की गई है कि भारत और रशिया के बहुत अच्छे संबंध हैं, दोनों नेताओं के आपस में अच्छे संबंध हैं, दोनों के विचार मिलते हैं और दोनों चाहते हैं कि विश्व में कुछ जो ग्लोबल ऑर्डर की बात है वो एक तरफा ना हो। क्योंकि हमेशा ही रशिया ने भारत का समर्थन किया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए वीटो के साथ। यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि G7 नहीं G8 होना चाहिए, जिसमें भारत नहीं है, तो ऐसे G7 में जाने का क्या फायदा। तो स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ट्रंप लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं और भारत को भी दबाव में रख रहे हैं कि अगर आपने रशिया का साथ देना बंद नहीं किया तो आपके ऊपर बहुत सारे टैरिफ लाद दिए जाएंगे। ये बात और है कि कुछ समय बाद वो अपने स्टेटमेंट को या टैरिफ को कम करते हैं या विड्रॉ करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि रशिया इस युद्ध में अभी तक इसलिए खड़ा है कि भारत उसके साथ है, क्योंकि भारत उससे तेल खरीद रहा है और बाकी सारा व्यापार भी चल रहा है। तो जो मैंने पहले भी बोला था कि हर मुसीबत में रशिया हमारे साथ खड़ा रहा, तो भारत उनके साथ है, लेकिन उसमें हमारा ही हित है। क्योंकि चाहे इजराइल हमास का युद्ध हो या 4 साल से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी भारत में पेट्रोल की कीमतें 94 रुपए के आसपास टिकी हुई हैं, उससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं रही हैं। जबकि कई और मुल्कों में अर्थव्यवस्था का हाल या तेल का दाम आसमान छू रहा है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी का ग्रोथ रेट जो अभी नया आया वो 8.2 है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग हुई है, लेकिन भारत अपना राष्ट्रीय हित साध रहा है। और हमने नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बोला कि युद्ध नहीं बुद्ध का समय है, या हम शांति की बात कर रहे हैं, और मैं हमेशा ही न्यूट्रल नहीं रहा, मैं शांति के पक्ष में ही था। और वो पुतिन के सामने उनके चेहरे पर बोलते हैं, तो भारत अपने बातों को बेबाकी से रख रहा है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी मैसेज दे रहा है, और बाकी सारा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या जो ट्रंप की बात करें तो उनको भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप कितना भी दबाव बना लो, हमारे जो राष्ट्रीय हित है, हमारी स्ट्रैटेजिक स्वायत्ता है, हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हम अपने हितों में ही चलेंगे। अगर आप, क्योंकि अभी बड़ा ही हास्यास्पद घटना हुई जो मुझे लगता है कि ट्रंप बोल रहे थे कि हमें तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए। अब भाई साहब ने अपना खुद का बना लिया है कि फीफा ने उनको एक पीस प्राइज से नवाजा है, जो अब तक का पहला फीफा पीस प्राइज उनको दिया गया है। उनको मेडल भी दिया जाता है तो खुद ही उठाकर पहनते हुए भी नजर आते हैं। तो मुझे लगता है पता नहीं इस तरह के प्राइज को लेके वो कितना ऑब्सेस्ड है, इस पे भी एक गहन रिसर्च होना चाहिए। लेकिन खैर, भारत और रशिया को जो मैसेज देना था पूरे विश्व को हमने दिया है, और अब विश्व व्यवस्था किसी एक देश की गुलाम नहीं है। अब नई शक्तियां उभर चुकी हैं जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और रशिया जैसे दोस्तों के साथ मिलके मुझे लगता है बड़ी आसानी से विश्व व्यवस्था को डिफाइन किया जा सकता है। तो उस तरह की स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग रशिया और भारत ने इस वर्तमान रशिया और भारत के स्ट्रैटेजिक समिट के दौरान दी। जी। बहुत अच्छा रहा सब कुछ। ये
ऊपरी सतही बातें बहुत लोगों ने की होगी, हम आपको बिठाते हैं तो जानना चाहते हैं, इसलिए फिर से एक बार वही सवाल, किसको क्या मिला और क्या भारत फ़ायदे में रहा? ठोस बातें क्या हुई? अमेरिका देखिए को प्रदर्शन, यूरोप को प्रदर्शन, मोदी जी ने कर लिया, पुतिन जी ने कर लिया, तमाम चीज़ें। ठोस बातें क्या हुई? क्या हमें 5वीं शताब्दी के 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन जो कहे जाते हैं लड़ाकू विमान, वो हमें मिल गए? क्या हम जो एसयू 400 का इतना अच्छा इस्तेमाल हमने किया, क्या एसयू 500 मिले? उसमें क्या हुआ? स्ट्रैटेजिक अलायंस में और क्या-क्या हुआ? कहाँ हम देखिए चूके? इसमें क्योंकि पहले भी ये सारी चीज़ें रही हैं चर्चा में और मीडिया में कई बार कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन जहाँ तक डिफेंस मामलों की बात है और मेरा जो क्लोज़ वॉच रहता है इन सारे विषयों पर, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ट्रेड की बात हुई, बहुत सारे 19 एमओयू हुए हैं भारत और रशिया के बीच में और ट्रेड को 100 मिलियन तक ले जाया जाएगा 2030 तक। हालाँकि मोदी जी का मानना है कि 2030 से पहले ही हम ये गोल अचीव कर लेंगे। रही बात एसयू 57 की और एस 400 की, तो इस पर भारत और रशिया दोनों कमिटेड हैं क्योंकि जो रक्षा समझौता होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है, उसमें जितनी मनी इन्वॉल्व होती है उस बिज़नेस में और कहीं इन्वॉल्व नहीं होती और कई बार स्ट्रैटेजिक समझदारी का भी प्रयोग करना पड़ता है, मुज़ाहिरा करना पड़ता है कि कौन से विमान या कौन-सा युद्धपोत हमारे पास कब आ रहा है, कितना आ रहा है, कितनी संख्या में आ रहा है। तो कई बार डेलिबरेटली उसके नंबर्स या एग्ज़ैक्ट डिस्कशन पब्लिक नहीं किया जाता है, तो इस वजह से भी अभी तक वो सारी बातें डिटेल में नहीं आई हैं। लेकिन अगर जैसे अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरेबिया में एयर शो के दौरान तेजस का जो हादसा हुआ, तो तेजस का जो इंजन है, वो अमेरिका की कंपनी भारत को सप्लाई करती है और तेजस को बहुत जल्दी हम लोग डेवलप भी कर रहे हैं, उसका नया ज़खीरा खड़ा कर रहे हैं। उसको लेकर भी रशिया ने बोला है कि आप अ, इसकी ज़िम्मेदारी भी हमें दीजिए क्योंकि अभी तक भी अमेरिका बहुत डिले कर रहा है और मुझे लगता है डेलिब्रेट डिले है ताकि तेजस का विकास ना हो पाए और वो सिर्फ इंजन दे रहा है, जो क्रूशियल टेक्नोलॉजी है उसको भी ट्रांसफर नहीं कर रहा है। जबकि रशिया ने ये साफ किया है कि अगर आप हमसे लेते हैं, तो जो मेन इंजन है, उसके जो मेन पार्टिकल्स है या जो तेजस का जो पूरा दिमाग होगा, उसकी टेक्नोलॉजी भी हम आपको देंगे, बल्कि जॉइंट रिसर्च और जॉइंट डेवलपमेंट हम करेंगे, मिलकर बनाएंगे। तो आप इसके लिए भी हमारे पास आ सकते हैं और रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड इसमें बहुत साफ है कि जो क्रूशियल टेक्नोलॉजी अमेरिका आज तक भी भारत को नहीं देता है, आनाकानी करता है, वो खुलकर रशिया भारत को देने के लिए तैयार रहता है और दिया भी है। ब्रह्मोस उसका जीता जागता उदाहरण है, जिसको भारत बना ही नहीं रहा है, बल्कि अब हम इसको फिलीपाइंस और कई देशों को बेच भी रहे हैं। तो मुझे लगता है जो क्रूशियल मुद्दे हैं, S57 वो कितना आएगा, कितनी जल्दी आएगा, वो कई बार कुछ जो डिटेल होती है वो डेलिबरेटली उसको छुपाई जाती है और S-400 तो रशिया ने पहले भी दिया है डिस्पाइट इसके कि अमेरिका उसको भी लेके बोल रहा था या इजराइल का भी था, लेकिन अभी तक S-400 का जो क्षमता है वो काफी अच्छी है, बल्कि इससे ऊपर एक और हायर वर्जन भी आ चुका है। भारत उस डिस्कशन में भी है और मुझे लगता है जल्दी ही वो आ जाएगा क्योंकि 100 मिलियन ट्रेड का आंकड़ा बिना डिफेंस डील हुए इतनी आसानी से नहीं छुआ जा सकता है। इसलिए कई बार हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं और स्ट्रैटेजिक संबंधों में या स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग में कई बार जितना दिखाया जाता है उससे अधिक छुपाया भी जाता है ताकि जो भारत के दुश्मन हैं, जो भारत पर आंख लगाए बैठे हैं, उनको पता ना चले कि भारत के पास कौन सा सामान कब, कितना और कहां से आ रहा है। जी। जी, तो दर्शकों मुझे लगता है कि डॉक्टर अमित ने जिस तरह से इस पूरे मसले पर विस्तार से हमें और
क्षमा कीजिएगा अमित जी, मैंने बार-बार आपको इसीलिए उकसाया कि और विस्तार से जानकारी मिल सके और विदेश नीति और सामरिक नीति के बारे में हमारे दर्शक एक अलग पहलू से, क्योंकि वो रटी-रटाई हुई बातें कि पुतिन का हुआ भव्य स्वागत, ये संकेत, वो संकेत, ये तो पिछले मुझे लगता है 24 घंटे में दर्शक इतना सुन चुके होंगे, श्रोता इतना सुन चुके होंगे। तो वो हमारे पास एक नई तरह की बात सुनने आते हैं और मुझे लगता है दर्शकों श्रोताओं आपको ये बातचीत पसंद आएगी। कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। आलोक वाणी पर जो स्नेह और प्रेम आपका बना हुआ है, प्लीज़ उसे कायम रखिए और स्नेह की वर्षा थोड़ी और कीजिए। बहुत अच्छा लगता है भीगने में साहब। फिलहाल इतना ही, एक छोटा-सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।